थोड़ा कल्पना कीजिए, एक बैंक की ब्रांच है, वहाँ लंबी लाइन लगी है, एक आम नीरस सा दिन, कोई पासबुक लिए खड़ा है, कोई पैसे निकालने का फॉर्म भर रहा है। हाँ बिल्कुल, वही टोकन नंबर पुकारे जा रहे हैं, लोग अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। सही कहा, लेकिन अब सोचिए कि उसी लाइन में एक आदमी खड़ा है और उसके कंधे पर किसी इंसान का कंकाल है। ओ बाप रे, ये सुनने में कितना खौफनाक लगता है। हाँ वही ना, ऐसा लगता है जैसे किसी डरावनी फिल्म का सीन हो। पर देखिए, ये कोई कहानी नहीं है, ये ओडिशा के क्योंझर जिले से आई एक बहुत ही कड़वी, एकदम झकझोर देने वाली सच्चाई है। बिल्कुल, और आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन यही है कि हम इस हादसे की परत दर परत जांच करें। ये सिर्फ एक अजीबोगरीब न्यूज़ नहीं है, नहीं, आंखों की जो असली ग्राउंड रियलिटी है उसके बीच के टकराव का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल सही। और इस मुद्दे की गहराई तक जाने के लिए मैंने और आपने पीटीआई, मिड डे, द ट्रिब्यून और ओमकॉम न्यूज़ जैसे सोर्सेज की रिपोर्ट्स को एक्सटेंसिवली पढ़ा है। हाँ, और हमने सीएसआर जर्नल और ओटीवी पर आए एक फॉर्मर बैंकर का जो वायरल इंटरव्यू था उसको भी स्टडी किया है। सही बात है। तो आइए इस विश्लेषण को थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर एक मामूली सी बैंक की प्रक्रिया इस खौफनाक स्थिति तक कैसे पहुंच गई। तो अगर हम शुरुआत से देखें तो कहानी है क्योंझर जिले के एक छोटे से गांव डेनाली गांव की। हम्म। वहां के एक 50 साल के आदमी हैं जित्तू मुंडा। जित्तू मुंडा, हाँ। जित्तू एक अशिक्षित यानी अनपढ़ आदिवासी हैं। अच्छा। उनकी एक बड़ी बहन थी कलरा मुंडा। कलारा का 26 जनवरी 2026 को निधन हो गया था। अब उनका एक अकाउंट था ओडिशा ग्राम्य बैंक की मालीपोसी ब्रांच में। मालीपोसी ब्रांच, राइट। और उस अकाउंट में शायद लगभग 19,300 या 20,000 रुपए के आसपास अमाउंट था। हाँ, एग्जैक्ट फिगर उसी के आसपास है। तो अब बहन की मौत के बाद आपको पता ही है गांव में अंतिम संस्कार और बाकी रिचुअल्स के लिए हाँ। पैसों की बहुत जरूरत होती है। ठीक है। तो जीतू यही सोचकर बैंक गए थे। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, एक आम जरूरत। पर फिर ऐसा क्या हुआ जो मामला इतना बिगड़ गया? वहीं से तो ब्यूरोक्रेसी का अंधापन शुरू होता है। जब जीतू बैंक गए और उन्होंने बैंक वालों को बहन की डेथ के बारे में बताया और पैसे मांगे, तो उन ऑफिसर्स ने रूल्स की किताब खोल दी। मतलब उन्होंने क्या कहा एग्जैक्ट? उन्होंने कहा कि भाई या तो खाता धारक को सामने लाओ यानी कलरा को खुद लेकर आओ, या फिर तुम अपना लीगल एयर होने का प्रमाण लाओ यानी कानूनी उत्तराधिकारी का पेपर लाओ। वेट, उन्हें पता था ना कि कलरा की डेथ हो चुकी है? हाँ, बताया तो था जीतू ने, पर उन्हें ऑफिशियल प्रूफ चाहिए था। अब जीतू जैसा आदमी जो कानूनी दांवपेश नहीं समझता, वो बेचारा हताश हो गया। ओह। वो सीधे शमशान गया। उसने अपनी ही बहन की कब्र खोदी और उस कंकाल को निकाल लिया और उस कंकाल को बैंक ले आया ये दिखाने के लिए कि देखो मेरी बहन अब दुनिया में नहीं है, ये रहा सबूत। ये तो मतलब मैं क्या कहूँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। पर अगर मैं थोड़ा सा इसको दूसरे नजरिए से देखूं, एक एनालॉजी बनाती हूँ यहाँ। हाँ बताइए। ये सिचुएशन तो ऐसी हो गई ना जैसे हम किसी ऐसे रोबोट से बात कर रहे हैं जिसकी प्रोग्रामिंग में, जिसके सॉफ्टवेयर में सह अनुभूति या एम्पैथी का कोई कोड ही नहीं डाला गया। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। पर देखिए, एक सवाल किसी के भी दिमाग में आएगा। मैं समझती हूँ कि बैंक के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं फ्रॉड रोकने के लिए, पर क्या इन सख्त फाइनेंशियल रूल्स को फॉलो करने के नाम पर ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स का इतना इंसानियत से खाली हो जाना जायज़ है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है ना, वो है बैंक का डिफेंस। बैंक ने अपनी सफाई में क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सीधा कहा कि हम तो बस नियम का पालन कर रहे थे। और बैंक ऑफिसर्स ने ये भी क्लेम किया कि जीतू उस वक्त अलेजिडली नशे में था। नशे में? ये तो मुझे थोड़ा बैंक का अपनी गलती छुपाने का एक बहाना लग रहा है। हाँ, काफी लोग यही मान रहे हैं, लेकिन यहाँ एक एथिकल टेंशन जरूर है। मतलब एक नैतिक तनाव। जो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फ्रॉड रोकने के लिए बनाए गए हैं वो जरूरी हैं, पर जब सामने एक अनपढ़ और गरीब इंसान हो तो लोकल एडमिन को थोड़ी एम्पैथी भी तो दिखानी चाहिए। नियम लोगों की सेफ्टी के लिए होते हैं, उनका उत्पीड़न करने के लिए नहीं। सही बात है, रूल सेफ्टी के लिए है, पर अगर बैंक को सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट या लीगल डॉक्यूमेंट ही चाहिए था तो जीतू ने वो बनवाकर क्यों नहीं दे दिया? यही तो असली मुद्दा है।
यहाँ हम इंसिडेंट से थोड़ा हटकर उस बड़ी समस्या की तरफ आते हैं जिसे हम लीगल लिटरेसी की कमी यानी कानूनी साक्षरता का अभाव कहते हैं। देखिए, कलरा मुंडा का परिवार कैसा था। उनके पति और उनका एकमात्र बच्चा, उन दोनों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। अच्छा। और जो उनके बैंक अकाउंट में नॉमिनी दर्ज था, वो नॉमिनी भी जिंदा नहीं था। वो तो मतलब जीतू ही एक अकेले उनके रिलेटिव बचे थे दुनिया में। एग्जैक्ट। जीतू अकेला जीवित रिलेटिव था। अब जो पटना पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर है ना, किरण प्रसाद साहू, और वहां के लोकल बीडीओ मानस दंडपत, इन दोनों ने स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ किया कि जीतू पूरी तरह से इलिटरेट है, अनपढ़ है। उसे नॉमिनी या लीगल एयर जैसे जो कानूनी शब्द है ना, उनका क ख ग भी नहीं पता। तो ऐसे में वो बेचारा कहाँ से पेपर लाता? इसी पर मुझे वो ओटीवी का इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें एक फॉर्मर बैंकर ने बहुत अच्छी बात कही थी। हाँ, उन्होंने आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में बताया था, राइट? बिल्कुल। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिस्पोजल ऑफ डिसीज्ड एसेट्स यानी मृतकों की संपत्ति के निपटान को लेकर बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं। हाँ। उन गाइडलाइंस के मुताबिक अगर नॉमिनी नहीं है तो तहसीलदार एक जांच के बाद लीगल एयर सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। एग्जैक्ट, ये रूल वहां है। लेकिन यहाँ ये बात सच में बहुत दिलचस्प या कहूँ कि डिस्टर्बिंग हो जाती है। जब बैंक के स्टाफ को दिख रहा था कि जीतू इलिटरेट है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो उन्होंने उसे प्रोसेस क्यों नहीं समझाया? वही तो। उन्होंने उसको तहसीलदार के पास भेजकर मदद क्यों नहीं की? हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर इसका मतलब सिर्फ किसी का बैंक अकाउंट खोल देना नहीं होता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ आधी पिक्चर है। हाँ, जब उस अकाउंट की कॉम्प्लेक्सिटी में वो अशिक्षित इंसान फंस जाता है तो उसे उस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बताना भी तो उसी इंक्लूजन का हिस्सा होना चाहिए। ये लीगल साक्षरता का जो गैप है ना, यही ऐसी बड़ी त्रासदियों को जन्म देता है। आपने एकदम ठीक पकड़ा है। देखिए, प्रोसेस इतना आसान भी तो नहीं है। तहसीलदार के पास जाना, अर्जी लिखवाना, पटवारी या रेवेन्यू इंस्पेक्टर से जांच करवाना, एक ट्राइबल आदमी के लिए ये किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। उस पर से जब बैंक ऑफिसर्स ठीक से गाइड ना करें तो ऐसी डिस्पेयर वाली सिचुएशन बनती है। तो फिर आगे क्या हुआ जब जीतू कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया? अब जैसे ही कंकाल बैंक में आया तो हड़कंप मचना ही था। लोकल पुलिस आई, उन्होंने आकर सिचुएशन को थोड़ा शांत किया। अच्छा, पुलिस ने आकर हैंडल किया। हाँ, पुलिस ने मदद की और उस कंकाल को पूरे सम्मान के साथ दोबारा दफनाया गया। ये थोड़ी राहत की बात है। और प्रशासन ने भी बाद में थोड़ी फुर्ती दिखाई। रेड क्रॉस के थ्रू उन्होंने जीतू को तुरंत 20,000 रुपए की आर्थिक मदद जारी की। 20,000 मतलब उतना ही पैसा जितना कलरा के अकाउंट में फंसा था। एग्जैक्टली, उतना ही। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि आगे जितनी भी कागजी कार्रवाई होगी उसमें वो जीतू की फुल्ली हेल्प करेंगे। चलो, ये तो देर आए दुरुस्त आए वाली बात हो गई, पर मैं सोच रही थी इस घटना पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी तो काफी आए थे ना? आने ही थे। ये मुद्दा इतना बड़ा जो बन गया था। स्टेट के जो मिनिस्टर हैं सुरेश पुजारी, उन्होंने इस घटना पर रिएक्ट किया और इसे मानवीय दृष्टिकोण की कमी यानी लैक ऑफ ह्यूमन अप्रोच बताया और सख्त कार्रवाई का प्रॉमिस भी किया। और ऑपोजिशन ने क्या कहा? ऑपोजिशन, स्पेसिफिकली बीजेडी और कांग्रेस ने, उन्होंने रूलिंग गवर्नमेंट को टारगेट किया। उन्होंने बार बार याद दिलाया कि ये घटना और कहीं नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी के अपने होम डिस्ट्रिक्ट क्योंझर में हुई है। ओह, तो पॉलिटिक्स तो पूरी तरह गर्मा गए वहां। हालांकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि हम यहाँ इन स्रोतों की जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग है बस वो आप सबके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। हम किसी पार्टी, किसी नेता या किसी विंग का कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ फैक्ट्स को समझना है। हाँ, और अगर हम इसे पॉलिटिकल लेंस से बाहर निकालकर एक व्यापक संदर्भ में देखें, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, तो जो नुकसान हुआ है वो बहुत गहरा है। आपका इशारा उस भरोसे की तरफ है ना जो आदिवासियों का बैंक सिस्टम से टूट गया। बिल्कुल वही। देखिए, जनधन योजना आई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी आया। इन सब स्कीम्स ने ग्रामीण लोगों को फॉर्मल बैंकिंग से जोड़ा जरूर है, ये सबने देखा है। हाँ, जोड़ा तो है, बैंक उनके घरों तक पहुंचे हैं। पर जब एक आदिवासी को अपने ही परिवार के, अपनी सगी बहन के पैसे निकालने के लिए उसकी कब्र खोदनी पड़े, तो सोचिए ये पूरी व्यवस्था पर से उस आदिवासी समाज के विश्वास को कैसा चकनाचूर करता है। सही बात है। उनके दिमाग में क्या इमेज बनेगी अब? उनके दिमाग में यही डर बैठ जाएगा कि बैंक गरीबों का पैसा सेफ रखने की जगह बस उन पैसों को
अपने पास फंसा कर रख लेते हैं। उन्हें लगेगा कि इससे बेहतर तो वही पुराने साहूकार थे। वही ना, मतलब तो इस सब का आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या कागजों पर बनी वित्तीय सुरक्षा यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो पेपर्स में बड़ी अच्छी लगती है, क्या वो रियल लाइफ में वित्तीय बहिष्करण यानी फाइनेंशियल एक्सक्लूजन का कारण बन रही है? बिल्कुल बन रही है। जो लोग नेचुरली मार्जिनलाइज्ड हैं, अशिक्षित हैं, उनके लिए वो पेपर्स एक दीवार बन जाते हैं। ये सिर्फ एक ब्रांच की लापरवाही का मामला नहीं है। नहीं, ये तो पूरे सिस्टम पर सवाल है। आज हम इस विश्लेषण को समेटते हुए यही सोच रहे थे कि ये घटना अकेले क्योंझर की नहीं है, एक बड़ा सवालिया निशान है हमारी पूरी प्रशासनिक और बैंकिंग संरचना पर। हाँ, नियम कितने भी जरूरी क्यों ना हो, रूल्स ठीक हैं, पर वो इंसानियत की कीमत पर लागू नहीं किए जा सकते। सही कहा। आज की मॉडर्न डिजिटल दुनिया में हम सभी को समझना चाहिए कि जब किसी भी सिस्टम को, किसी ब्यूरोक्रेसी को ग्राउंड रियलिटी जाने बिना और बिना किसी सेंसिटिविटी के बस लागू कर दिया जाता है, मेरा मतलब है बस थोप दिया जाता है, तो उसके नतीजे कितने अमानवीय हो सकते हैं। ये कंकाल वाली घटना उसका जीता जागता सबूत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं, पर जाने से पहले एक बहुत ही छुभने वाला सवाल सबके विचार करने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, जरूर पूछिए। अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें एक अनपढ़ और अपने किसी को खोने के शोक में डूबे हुए इंसान को उसी मृतक की मौत साबित करने के लिए ऐसे पेपर्स की जरूरत पड़े जिन्हें वो बेचारा पढ़ भी नहीं सकता, तो सोचिए क्या वो सिस्टम वाकई में कस्टमर के पैसों की रक्षा कर रहा है या फिर वो बस नौकरशाही का एक जाल बुनकर उस पैसे को हमेशा के लिए उस गरीब से छीन रहा है। ये कैसा प्रश्न है जो किसी भी व्यवस्था की नीयत पर, उसके कोर एथिक्स पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है।